नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन लेवल की पीवाईक्यू सीरीज का जो है आज हम 52वां भाग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है 51 भाग आ चुके हैं। अगर आपने 51 भागों को नहीं देखा है तो डेफिनेटली जो है आपको वो सारे भाग सीक्वेंस वाइज 1 बाय 1 करके जो है देखने चाहिए। काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट जो डाटा है स्टैटिक प्लस करंट का सारा कुछ जो है उसके अंदर बताया गया है। साथ में जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम लेके आती है, फॉर एग्जांपल जो योजनाएं होती हैं उनको भी जो है एक एक करके यहाँ पे एनालाइज करके बताया गया है कि कौन सी स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कब लॉन्च की गई थी। तो काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट डाटा जो है बहुत 50 भागों के अंदर जो है करवाया जा चुका है, जो आपकी CBT 1 की तैयारी को और बूस्टअप कर सकता है। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ये PYQ सीरीज आपको क्यों देखनी जरूरी है, इससे एक तो आपको जो है क्वेश्चनों के लेवल का पता लग जाएगा कि किस टाइप के जो क्वेश्चन है आरआरबी पूछता है, और सेकंड जो है आपको ये पता चल जाएगा कितनी आप जो है तैयारी कर चुके हैं और कितनी जो है बाकी है जो आप कर सकते हैं। ठीक है। और रही बात इसकी PDF की, तो सभी PDF जो है बिल्कुल आपको फ्री में मिलने वाली है। कहाँ पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। ये जो हमारी PYQ की सीरीज है ये कब आती है? रोज रात को 8 बजे आ जाती है। ठीक है, रोज रात को 8 बजे ये वीडियो आ जाती है। और इसके साथ साथ हमने एक और सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसका नाम है स्टैटिक जीके प्लस करंट, स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर। और ये सीरीज हमारी कब आती है? तो ये ओनली संडे को आती है। ठीक है, संडे को कब आती है? शाम 4 बजे आती है। ठीक है, ये वीडियो शाम को 4 बजे आती है। तो ये दोनों जो प्लेलिस्ट हैं आपको देखनी बेहद ज़रूरी है, और दोनों प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर के अंदर जो है अभी हमने ओनली 4 टॉपिक्स कवर किए हैं, और जो 4 टॉपिक्स कवर किए हैं उनको जो है कंप्लीट करवा दिया गया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जितनी भी जो है उनकी इन्फॉर्मेशन बन सकती थी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर बता दी गई है। इसके अलावा कोई भी अगर आपका कमेंट है, कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है या सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है बैंडीकूट निम्नलिखित में से किस से संदर्भित करता है? तो किसे संदर्भित करता है? तो ये जो बैंडीकूट नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो बैंडीकूट है ये किसे संदर्भित करता है? इन 4 ऑप्शनों में से जो है किसको संदर्भित करता है? तो ये संदर्भित करता है एक जल निकास स्वच्छक रोबोट जो है, इसको जो है ये इंडिकेट करता है। और ये जल निकास स्वच्छक रोबोट क्या है? ये जो हमारे सीवरेज लाइन होती है ना, सीवरेज लाइन, जो सीवरेज होती है, इसका जो गंदा पानी होता है इसी की सफाई के लिए जो है ये बैंडीकूट जो रोबोट है इसकी स्थापना की गई है, यानी कि इसको लॉन्च किया गया। यू नो वेरी वेल, सीवरेज की सफाई करते समय जो है उसके अंदर काफ़ी जो जहरीली गैस होती हैं उनसे जो है काफ़ी सारे व्यक्तियों की जो है मौत हो चुकी है। इसी को ध्यान में रखते हुए बैंडीकूट नाम का जो एक रोबोट है वो एक जल निकासी स्वच्छक रोबोट के नाम से जो है संदर्भित किया गया। ये एक सीवरेज लाइन यानी कि सीवरेज को साफ करने के लिए एक रोबोट है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। बैंडीकूट जो शब्द है ये एक जल निकास स्वच्छक रोबोट है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है कि भाई दुनिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो दुनिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का जो नाम है वो हो जाएगा इनिएक। ठीक है, इनिएक की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी ये आप याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर। ठीक है, न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रॉनिक आएगा ना पहले, न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर्स एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये फुल फॉर्म हो जाएगी उसकी। और इसका जो निर्माण है ये किसने किया था? यानी कि इनिएक का जो निर्माण है ये किसने किया था? जे परस्पर एकार्ट और जॉन मोचली के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। यानी कि जो एस्टैब्लिशमेंट है ये किसके द्वारा किया गया था?
तो ये जो एस्टाब्लिशमेंट है ये किया गया था जे प्रस्पर एस्कार्ट, जे प्रस्पर एकर्ट और जॉन मोचली। ठीक है, जॉन मोचली के द्वारा जो है ये इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखेंगे। और जो है कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जनक। और आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक। तो दोनों अलग अलग है, ये तो चार्ल्स बेबेज हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, और आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को, एलन ट्यूरिंग को। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, एलन ट्यूरिंग को जो है आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ठीक है, और जो पहला जो कैलकुलेटर यांत्रिक जो कैलकुलेटर था वो किसने बनाया था? तो वो चीन के द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम अबेकस था। ये भी आप याद रखेंगे, मान सकते हैं पहला जो कंप्यूटर था वो किसने बनाया था? चीन ने बनाया था, जिसका नाम अबेकस था। वैसे तो ये कंप्यूटर की श्रेणी में नहीं आता, इसको एक यांत्रिक कैलकुलेटर जो है बोला जाता है। बट आप याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे, चीन के द्वारा पहला अबेकस जो है निर्माणाधीन किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है अमेरिका ने बनाया था, जो जिसका नाम है डिफरेंस इंजन। जो है आप सभी जानते हैं, डिफरेंस इंजन का जो है निर्माण किया गया था। उसके बाद 2 दशक के बाद जो है 1800 के आसपास जो है ये डिफरेंस इंजन का जो है निर्माण किया गया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है और आप याद रखना, जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो 8000 परम 8000 जो है ना भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। और विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? CDC 6600 जो है विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, ये चीजें भी जो है आप याद रखेंगे। यहां पे लिख देता हूं, कोई नहीं, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा परम 8000। ठीक है, परम 8000 हो जाएगा। और जो है ये कब बनाया गया था? 1991 में जो है इसको बनाया गया था। ठीक है, 1991 में जो है इसको बनाया गया था। किसने बनाया था? तो ये बनाया था CDEC के द्वारा। ठीक है, 1991 में CDEC के द्वारा। ठीक है, CDEC के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। अब करें विश्व के पहले कंप्यूटर, विश्व का सुपर कंप्यूटर, विश्व का सुपर कंप्यूटर। तो विश्व का जो सुपर कंप्यूटर था ये था CDC 6600, CDC 6600। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1964 में हुआ था। ठीक है, 1964 में जो है इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन करता है। ठीक है, इंसुलिन कहां पर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे शरीर में जो शर्करा होती है ना, शुगर होती है, उसको जो है नियंत्रित यानी कि जो कंट्रोल करता है वो कौन सा हार्मोन करता है? तो हमारा इंसुलिन हार्मोन जो है उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ना, ये किसके अंदर मिलता है? ये पुरुषों के अंदर मिलता है। ठीक है, पुरुषों का जो है ये हार्मोन है। उसके बाद जो है प्रोजेस्टेरोन, ये जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन किसका है? ये हार्मोन हो जाएगा फीमेल का, यानी कि स्त्रियों का। ठीक है, स्त्रियों का हार्मोन है ये। ठीक है, ये चीजें भी जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर। और ये जो थायराइड हार्मोन है ये कहाँ पर होता है? तो ये हमारे गले, जो हमारा गला है ना, गला, नेक, यहाँ से जो है स्रावित होता है थायराइड हार्मोन। ठीक है, और थायराइड ग्रंथि भी वहां पर होती है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? तेजस नामक स्वदेशी LCA फाइटर जेट का निर्माण किसने किया है? तो ये एक जो है फाइटर जेट का नाम है, क्या नाम है? तेजस। तो तेजस एक स्वदेशी है, यानी कि हमारे देश के द्वारा जो है इसका निर्मित किया गया है। LCA फाइटर जेट है, इसका निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है। यानी कि किसके द्वारा किया गया है? हेल के द्वारा किया गया है। इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं, HAL। HAL क्या है? ये एक भारत की महारत्न कंपनी है। ठीक है, महारत्न कंपनी है।
ये HAL है ना, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये एक महारत्न कंपनी है। और 2025 तक जो है भारत की कितनी कुल महारत्न कंपनी है, तो कुल जो महारत्न कंपनी है 2025 तक ये हो जाएंगी 14 हो जाएंगी, ठीक है। 14 जो है भारत में अभी तक महारत्न कंपनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया, दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी जैसे कि यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने के प्रयास को क्या कहा जाता है। यू नो वेरी वेल, आजकल जो है साइबर क्राइम काफी ज्यादा फल फूल रहा है, ठीक है। साइबर क्राइम, साइबर क्राइम जो है बहुत ज़्यादा फैल गया है, क्योंकि जो है आजकल ऑफलाइन चोरियां नहीं होती हैं कि भाई घर में किसी ने डाका डाल लिया, ये ना आज से जो है 5 से 10 साल पहले जो है ये घटनाएं होती थी। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल साइबर क्राइम होती है। साइबर क्राइम क्या कहते हैं, आपको जो है ऑनलाइन आप जो है काफ़ी सारा आजकल जो है चीज़ें करते हैं ऑनलाइन, जो है आप शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन जो है आप अपना सामान घर का जो ऑनलाइन खरीदते हैं वो भी ऑनलाइन खरीदते हैं। इसीलिए जो है क्रेडिट कार्ड हो गया, जो डेबिट कार्ड हो गया, ये सभी जो है आप लॉगिन करके रखते हैं अपने मोबाइल नंबर से, ठीक है। तो फ्रॉड ऐसे ही होता है, आपको जो भी कोई जो ये होते हैं ना, जो ये हैकर्स होते हैं, वैसे हैकर जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ब्लैक हैट हैकर होता है, और एक वाइट हैट हैकर होता है। ब्लैक हैट जो हैकर होता है वो जो है मतलब जो है फेक होता है। मतलब आप मान सकते हैं जो ब्लैक हैट हैकर होता है ना, वही जो है उल्टे काम करता है, उल्टे सीधे काम करता है, ठीक है ना, ये आप याद रखना। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ऑनलाइन जैसे आपके मोबाइल पर ना, मोबाइल पर आजकल क्या चला हुआ है, मोबाइल पर जो है एक लिंक भेज देते हैं मोबाइल पर, या फिर आप कुछ भी नेट पर करते हैं ना, तो एक लिंक आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको सजेशन देना चाहता हूं, ऐसा कोई भी लिंक आपके मोबाइल पर आया हो जिसकी जानकारी आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जिस लिंक के बारे में जो है आपको नहीं पता, तो ऐसे किसी भी लिंक को जो है आप क्लिक मत कीजिएगा। क्योंकि क्लिक करते ही जो है आपका फ़ोन का सारा डाटा, पासवर्ड वगैरह जो है वो जो हैक करता है ना आपका मोबाइल, उसके मोबाइल पर जो है सारा डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ऐसे किसी भी जो लिंक है उसको क्लिक करने से बचिएगा। फालतू के जो लिंक्स हैं उन पर क्लिक मत कीजिएगा, आपके ही ये फायदे के लिए ये चीज़ होने वाली है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो इस संवेदनशील जानकारी, यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने के प्रयास को क्या कहा जाता है, तो इसको फिशिंग कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये एक फिशिंग पेज जो है बनाते हैं, और फिशिंग पेज से जो है आपको फिशिंग पेज का लिंक भेजते हैं। जैसे ही आप फिशिंग पेज के लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी जितनी भी जानकारी होती है वो सामने वाले के पास चली जाती है, ठीक है। तो इंटरनेट पर भी जो है आप बेफालतू के जो लिंक हैं उनको मत क्लिक कीजिए, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम और उसके पूर्ण रूप का गलत युग्म है। तो कौन सा जो है पूर्ण रूप का जो है गलत युग्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है शॉर्ट फॉर्म दी गई है और यहाँ पे जो है इनका फुल फॉर्म दी गई है। तो ऐसा युग्म चुनना है, यानी कि ऐसा ऑप्शन चुनना है हमें इनमें से जो कि गलत मैच किया गया है। तो ठीक है, देख लेते हैं। URL दिया गया, URL यूनिफॉर्म रिजर्व लोकेटर, तो यही ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, यानी कि यही इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। URL की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। बाकी फैक्स को फेसिमाइल बोलते हैं, रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, और DBMS को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे, और URL की फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है। तो कोलाइड का जो है गुण कौन सा नहीं हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को जो है प्रकीर्णित नहीं कर सकता। तो यही ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। बाकी जो है तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, कोलाइडल के बारे में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर।
क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है अपनी जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झील की प्राकृतिक आयु वृद्धि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो अपनी जल के पोषक संवर्धन द्वारा जो है एक झील की प्राकृतिक आयु वृद्धि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, सुपोषण के नाम से जो है इसको जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया भाई दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया। ठीक है, सबसे पहले आप याद रखेंगे दिल्ली सल्तनत काल के अंदर जो है कौन कौन से जो है ये कौन कौन से जो है इसके अंदर सुल्तान आए थे। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई थी गुलाम वंश से। ठीक है, गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी, कब से कब तक चला था, तो ये जो वंश था ये 1206 से 90 के साथ 90 तक जो है ये वंश चला था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कब बना था, ये सिंहासन पर कब बैठा था, 1206 में सिंहासन पर बैठा था ये कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन 4 ही साल बैठ पाया। 1210 में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। चौगान खेलते समय जो है 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो है कौन शासक बना था, तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये किसको शासक बना के गया, इसका जो पुत्र था वो बड़ा ही निकम्मा था। जिसके बाद जो है इल्तुतमिश जो है गद्दी पर बैठा था, और इल्तुतमिश के बाद जो है उसकी पुत्री बैठी थी गद्दी पर, जिसकी जिनका नाम था रजिया सुल्तान जो है जिनका नाम था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और जो इल्तुतमिश था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो इस वजह से जो है इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ठीक है, गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आ जाएगा, तो इसके बाद आएगा खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, तो ये फिरोज खिलजी ने की थी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिरोज खिलजी। तो ये शासन का ये जो खिलजी वंश है ये कब से कब तक चला था, तो ये चला था भाई 1290 से चला था ये, और कब तक चला था, 1320 तक चला था। ठीक है, 1320 तक चला था। और इसी के अंदर जो है आपको अलाउद्दीन खिलजी आगे देखने को मिल जाएगा। खिलजी वंश के बाद कौन सा आया था, तुगलक वंश आया था। तुगलक वंश आया था, और जो है दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार जो है किसके शासनकाल में देखा गया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही देखा गया था। तुगलक वंश आ जाएगा। और ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना ये तुगलक वंश से ही संबंध रखता है। ठीक है, तुगलक वंश से। और तुगलक वंश कब से कब तक आया था, तो ये 1320 से 1414 तक आया था। ठीक है, 1320 से 1414 तक। और इसकी स्थापना किसने की थी, तुगलक वंश की जो स्थापना है ये किसने की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो है इसकी स्थापना की थी। तुगलक वंश के बाद कौन सा आया था, सैयद वंश आया था। ठीक है, सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, तो सैयद वंश की वह स्थापना जो है खिज्र खान ने की थी। खिज्र खां के द्वारा जो है सैयद वंश की स्थापना की थी। और ये वंश कब से कब तक चला था, 1414 से 1450 तक चला था। ठीक है, 1414 से 1450 तक चला था। ठीक है, इसके बाद कौन सा आपको जो शासन है वो देखने को मिलेगा वंश, इसके बाद अंतिम दिल्ली सल्तनत का वंश था लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, बहलोल लोधी ने की थी। बहलोल लोधी ने। ठीक है, बहलोल लोधी ने। और ये वंश कब से कब तक चला था, 1451 से 1526 तक चला था। ठीक है, 1526 तक चला था। और 1526 में क्या हुआ था, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। और पानीपत की पहली लड़ाई में जो है बाबर वर्सेस जो है इब्राहिम लोधी था। और बाबर जो है इसमें तुगलकनुमा पद्धति से जो है जीत गया था। और 1526 में बाबर ने जो है मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी थी। आई होप इतनी जानकारी जो है आपको अच्छे से लर्न हो गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है
निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा नदी की बात आई है यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कृष्णा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, ठीक है। कृष्णा नदी उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम, तो इसका जो उद्गम है वो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास होता है, ठीक है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास जो है पश्चिमी घाट से होता है, ठीक है। ठीक है, पश्चिमी घाट से जो है इसका जो है उद्गम होता है कृष्णा नदी का। अब इसकी सहायक नदी देख लो कौन सी है। सहायक नदी आपको पता होना चाहिए कितनी इसकी सहायक नदी है, कौन कौन सी है, तभी जो है आप ये कंफर्म कर पाएंगे कि जैसे क्वेश्चन में पूछा गया ना कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो सहायक नदी नहीं है तब आप बता पाएंगे जब आपको पता होगा कि कौन कौन सी जो है सहायक नदी होती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी है इसकी सहायक नदी? एक तो हो जाएगी कोयना, कोयना हो जाएगी, और कौन सी हो जाएगी? पंचगंगा हो जाएगी, पंचगंगा। एक हो जाएगी दूध गंगा, ठीक है। पंचगंगा हो गई, दूध गंगा हो गई, माल प्रभा होगी, घाट प्रभा हो गई, ठीक है। माल प्रभा हो गई, घाट प्रभा हो गई, और कौन सी हो गई? घाट प्रभा हो गई, और कौन सी हो गई? तुंगभद्रा हो गई, ठीक है। ये इतनी सारी जो है इसकी सहायक नदियां होती है, ठीक है। अब कौन सी नहीं हो जाएगी? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंजीरी जो है इसकी सहायक नदी नहीं है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये भी इसकी सहायक नदी है कृष्णा की, तुंगभद्रा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है? इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंध रखती है? तो धुआंधार जलप्रपात से संबंधित कौन सी नदी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी भाई नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी की बात करें तो इसका नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश से होता है, ठीक है। नर्मदा नदी तो ये मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश के कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का जो अनूपपुर जिला है ना, अनूपपुर जिला, इसी में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पूर्वी संधि स्थल पर स्थित अमरकंटक के नर्मदा कुंड से होता है। तो आप अमरकंटक याद रखेंगे, अमरकंटक, यही जो है क्वेश्चन में आपको मिलेगा, अमरकंटक, ठीक है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से जो है नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी निकलती है, इतनी जो है आप याद रखेंगे। और धुआंधार जलप्रपात नदी से संबंधित है, मतलब ये जो नर्मदा नदी है ये धुआंधार जलप्रपात से संबंध रखती है, और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात जो है कहाँ पर अवस्थित है? जबलपुर जिले में अवस्थित है धुआंधार जलप्रपात। प्रपात कहाँ पर अवस्थित है? तो ये जो है मध्य प्रदेश के कौन से जिले में अवस्थित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाई मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला, जबलपुर जिला, ठीक है। ये जानकारी भी जो है आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसका अन्य नाम भी आप याद रख लेना भाई, धुआंधार का, धुआंधार जो जलप्रपात है ना इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है, और जो है अन्य नाम क्या हो जाएगा? स्मोग, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा? स्मोक कैस्केड, स्मोक कैस्केड, कैस्केड, ठीक है। ये इसका एक अन्य नाम हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? तो मानव निर्मित रेशे है जो मैं आपको बता देता हूं, एक तो प्राकृतिक रेशे होते हैं और एक मानव निर्मित रेशे होते हैं जिनको कृत्रिम रेशे बोला जाता है। तो प्राकृतिक रेशे कौन से होते हैं? तो प्राकृतिक रेशे जो है वे रेशे होते हैं जो पौधों, जानवरों या फिर खनिज से जो है हमें प्राप्त होते हैं, खनिज स्रोत से जो है हमें प्राप्त होते हैं, और इनका उदाहरण कौन सा हो जाएगा? प्राकृतिक रेशे, प्राकृतिक रेशे, ठीक है। ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक रेशे? तो ये हमें जो है खनिज से, जानवरों से, पौधों से प्राप्त होते हैं, और इनके उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? प्राकृतिक रेशे के जो उदाहरण है ये हो जाएंगे रेशम हो जाएगी, ऊन हो जाएगा, ठीक है। रेशम, ऊन, ठीक है। ये रेशम और ऊन हो जाएगा। इसके बाद होते हैं कृत्रिम रेशे, ठीक है।
कृत्रिम रेशे कौन से होते हैं? तो कृत्रिम रेशे जो है मानव निर्मित रेशे होते हैं, यानी कि कृत्रिम रेशों को जो है मानव के द्वारा बनाया जाता है। और इसके उदाहरण की बात करूं तो कौन कौन से हो जाएंगे? एक्रिलिक हो जाएगा, एक तो एक्रेलिक, ठीक है, एक्रेलिक हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा रेयान हो जाएगा, रेयान। और इस क्वेश्चन का आंसर भी रेयान हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। एक्रेलिक हो जाएगा, रेयान हो जाएगा, डेक्रोन हो जाएगा, ठीक है, डेक्रोन हो जाएगा। ये सारे जो है कृत्रिम रेशों के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया भाई चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड याद रखना भाई, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है डायरेक्ट। तो ये चींटी के काटने से जो है शरीर में कौन सा एसिड प्रवेश करता है? फॉर्मिक एसिड जो है प्रवेश करता है। और इसके प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? यानी कि जो शरीर चींटी के काटने से जो है, चींटी के काटने के डंक को जो है किससे बेअसर किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है सोडियम बाइकार्बोनेट से, जो है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करके जो है इसके फार्मिक एसिड के प्रभाव को जो है बेअसर किया जा सकता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और चींटी के डंक में जो है फार्मिक एसिड या मेथोनोइक एसिड पाया जाता है, ये लिखा ना फार्मिक एसिड, इसको क्या कहा जाता है? मेथेनोइक एसिड। ये किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ये याद रखना, इसीलिए बता रहा हूं मेथेनोइक एसिड, ठीक है ना, मेथेनोइक एसिड, ठीक है, इसको बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल जो है कौन सी नहीं हो जाएगी? तो गेहूं जो है ये रबी की फसल है, ठीक है, रबी की फसल होगी। मैं यहां पे लिख देता हूं रबी की फसल, और यहां पे लिख देता हूं खरीफ की फसल। तो रबी की फसल में जो है कौन कौन सी आ जाएगी? रबी की फसल के अंदर आ जाएगी हमारी गेहूं, जौ, सरसों, गेहूं, जौ, सरसों। और कौन सा हो जाएगा? गेहूं, जौ, और कौन सा हो जाएगा? गेहूं, जौ, सरसों, और हो जाएगा चना, और लास्ट हो जाएगा मटर, ठीक है। ये हमारी जो है रबी की फसल हो जाएगी। खरीफ की फसल की बात करूँ तो धान हो जाएगा, जिसको आप चावल बोलते हो, ठीक है, धान हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? गन्ना हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, कपास हो गया, जवार हो गया, कपास हो गया, जवार हो गया, ठीक है, और क्या हो जाएगा? सोयाबीन हो गया, ठीक है। ये सारे जो हैं खरीफ की फसल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जायद की फसल आप सभी जानते हैं भाई, जायद की कौन कौन सी फसल होती है? जायद की फसल जो ककड़ी हो गई, ठीक है, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ठीक है, ये सारी जो फसलें हैं ये जायद की फसलें होती है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है भाई राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्व बोधिनी सभा की स्थापना जो है किसने की थी? तो तत्व बोधिनी सभा की जो स्थापना है ये किसने की थी? तो ये किसने की थी भाई? ये की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने, ठीक है। तत्व बोधिनी सभा की स्थापना जो है ये देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा कब की गई थी? 1839 में की गई थी, ठीक है। 1839 में जो है देवेंद्र नाथ टैगोर ने स्थापना की थी। किसकी की थी? तत्व बोधिनी की सभा की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? कोलकाता में की थी, ठीक है, कोलकाता में जो है ये स्थापना की गई थी। उसके बाद आप राजा राम मोहन राय के बारे में याद रखेंगे। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था भाई इनका 1772 में, ठीक है, 1772 में बंगाल में जो है इनका जन्म हुआ था, बंगाल में। मृत्यु कब हुई थी? 1833 में हुई थी, मृत्यु हुई थी 1833 में, ठीक है। 1833 में कहाँ पर हुई थी? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में इनकी जो है मृत्यु हुई थी, ठीक है, इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी। क्योंकि ये जो है अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़ाने के उद्देश्य से जो है इनको अकबर द्वितीय ने जो है इंग्लैंड भेजा था, ठीक है। ये जानकारी भी जो है आप याद रखेंगे, ठीक है।
उसके बाद जो है इन्होंने काफ़ी स्थापना भी की थी, जैसे कि 1815 में जो है इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1821 में जो है इन्होंने कोलकाता यूनिटेरियम संगठन की स्थापना की थी। उसके बाद 1828 में जो है इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, जो आगे जाके जो है ब्रह्म समाज में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया अधोजल वस्तुओं की दूरी दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरणों को सोनार कहा जाता है। सोनार ढूंढो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, और सोनार की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ऐसे लिखा जाता है इंग्लिश में सोनार, और इसकी जो है फुल फॉर्म पूछी गई है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, सोनार साउंड। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सोनार की। और जो है पानी के जो नीचे गहराई होती है ना, गहराई के अंदर जो है चीज़ों का पता लगाने के लिए जो है सोनार का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। थोड़ा तेज चलते हैं क्योंकि जो है थोड़ा टाइम लग रहा है वीडियो में। ठीक है, थोड़ा तेज चलते हैं आपसे। तो किसे फरवरी 2021 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में जो है नामित किया गया? तो ये 2021 की बात हो रही है। तो 2021 में जो है राज्यसभा में विपक्ष का जो नेता था वो कौन था? मल्लिकार्जुन खड़गे था। ये अभी अपडेट कर लेना, 2025 में जो है राज्यसभा में विपक्ष का नेता। ठीक है, ये एक बार जो है आप अपडेट कर लेना कि भाई 2025 में भी जो विपक्ष का नेता है वो मल्लिकार्जुन खड़गे है या फिर चेंज हुआ है। 2025 में मैं जो है लोकसभा का बता देता हूँ। लोकसभा का मुझे पता है, लोकसभा के क्योंकि जो है अभी इलेक्शन हुए थे 2024 में, तो विपक्ष का नेता जो है कौन बना था 2025 में? तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विपक्ष का नेता, तो ये है राहुल गांधी। ठीक है, राहुल गांधी। और ये किस पार्टी से संबंध रखते हैं? तो ये कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। 2024 का जो है इलेक्शन थोड़ा सा याद रखेंगे कि भाई बीजेपी ने जो है इसके अंदर कितनी सीट जीती, बीजेपी ने कितनी जीती भाई, यहाँ पे कांग्रेस आ जाएगा। ठीक है, कांग्रेस आ जाएगा। कांग्रेस ने तो है 99 सीट जीती हैं, और भाई बीजेपी ने कितनी सीट जीती है? 240 समथिंग जीती है। ठीक है, एक बार आप मुझे अपडेट करना कमेंट में कि मैंने ये ठीक बताया क्या। मेरे हिसाब से ठीक है, बीजेपी ने 240 जीती थी और कांग्रेस ने जो है 99 सीटें लोकसभा 2024 की जो है सीटें जीती थी। ठीक है, आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो भारत का जो बंदरगाह है जिसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है, ऐसा कौन सा बंदरगाह है? तो कौन सा बंदरगाह हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कांडला बंदरगाह का जो नाम है ये बदलकर जो है दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। ठीक है, और कांडला बंदरगाह कहाँ पर अवस्थित है? गुजरात के अंदर अवस्थित है। उसके बाद हम बात करें मरमू गोवा बंदरगाह, तो ये मरमू गोवा बंदरगाह कहाँ पर अवस्थित है? मरमू गोवा जो बंदरगाह है ये गोवा के अंदर अवस्थित है। ठीक है, तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर हो जाएगा? तूतीकोरिन बंदरगाह जो है तमिलनाडु के अंदर अवस्थित है, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। और कोची बंदरगाह कहाँ पर अवस्थित है? कोची बंदरगाह जो है ये कहाँ पर अवस्थित हो जाएगा? कोची बंदरगाह केरल के अंदर अवस्थित हो जाएगा। ठीक है, केरल के अंदर अवस्थित हो जाएगा। तो इनकी लोकेशन भी आप याद रखेंगे, कौन सा बंदरगाह जो है किस स्टेट के अंदर अवस्थित है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो ये पोखरण द्वितीय की जो है स्मृति में मनाया जाता है। तो 2 परमाणु परीक्षण हमने किए हैं, 2 परमाणु परीक्षण, दोनों परमाणु परीक्षण हमने कहां पर किए हैं? पोखरण में किए हैं। ठीक है, पोखरण राजस्थान में किए हैं। ठीक है, राजस्थान में दोनों हमने ये किए हैं। पहला कब किया था? पहला 1974 में किया था। ठीक है, दूसरा कब किया था? दूसरा 1998 में किया था। ठीक है, 1998 में किया था। इसका कोड नेम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, और इसका क्या नाम था? ऑपरेशन शक्ति नाम था। ठीक है, ऑपरेशन
शक्ति। ठीक है, इतनी जानकारी जो है आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखें। ठीक है, ऑपरेशन शक्ति कहा जाता है। और प्रतिवर्ष जो है 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। 11 मई को जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं? 11 मई को मनाते हैं। ठीक है, ये जानकारी भी आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की? तो कब प्रदान की थी? 2007 में की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो पहली राष्ट्रीय नीति थी ना, पहली राष्ट्रीय कृषि नीति कब आई थी? 2000 में आई थी। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि नीति कब आई थी? तो ये 2000 में आई थी। लेकिन जो भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी प्रदान की वो 2007 में की थी। ठीक है, ये जो है जानकारी आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ आप ये याद रखेंगे राष्ट्रीय किसान आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? तो 2004 में किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय किसान आयोग कब गठित किया गया था? 2004 में जो है गठित किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान जो नाम है ये शब्द गढ़ा था। तो पाकिस्तान जो नामक शब्द है ये किसने गढ़ा था? चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। कब गढ़ा था? 1933 में गढ़ा था। ठीक है, 1933 में जो है ये शब्द गढ़ा गया था। पाकिस्तान शब्द को जो है पहली बार 1933 में गढ़ा गया था। और किसने गढ़ा था? चौधरी रहमत अली ने जो है इस शब्द को गढ़ा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। और 22 में कहा गया दिए गए 4 युगम राज्य और लोक नृत्य का इनमें से कौन सा युगम जो है गलत हो जाएगा? असम बिहू बिल्कुल करेक्ट है। गुजरात गरबा ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। छत्तीसगढ़ डगला ये भी करेक्ट है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड तपाली बह बिल्कुल भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये जो तपाली नृत्य है ये उत्तराखंड से नहीं संबंध रखता है। तो उत्तराखंड के जो लोक नृत्य हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उत्तराखंड के राज्य के जो लोक नृत्य हैं कौन से हो जाएंगे? जैसे कि एक हो जाएगा छोलिया, ये इनका पवित्र जो है फेमस है। तो ये आप याद रखेंगे जरूर। छोलिया जो नृत्य है ये फेमस है उत्तराखंड राज्य का। ठीक है, ये तो आप याद रखेंगे। साथ में आप क्या याद रखेंगे? जैसे एक तो याद रखेंगे झोड़ा। ठीक है, एक हो जाएगा झोड़ा, दूसरा हो जाएगा पांडव नृत्य, पांडव नृत्य। ठीक है, 3 हो गए। और एक और था, एक और कौन सा था याद नहीं आ रहा। चांचरी, सच्ची चांचरी, एक चांचरी नृत्य था। ठीक है, ये इतने नृत्य जो है आप उत्तराखंड राज्य से उत्तराखंड राज्य से जो है ये इतने नृत्य आप याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 में कहा गया है भाई इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों में अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया है? कौटिल्य आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो मौर्य प्रशासन में अध्यक्षकों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में जो है उल्लेखित कौटिल्य ने किया था। ठीक है, ये इनके मंत्री थे। चाणक्य जानते हैं आप, दो वो यही थे। इन्हीं कौटिल्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया था। और क्या याद रख सकते हैं? मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज के बारे में आप क्या याद रखेंगे? जो ये मेगास्थनीज था ना, चंद्रगुप्त मौर्य वैसे आप क्या याद रखेंगे? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। सबसे पहले आपको देखने मिलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। इनके बाद इनके पुत्र आएंगे उत्तराधिकारी जिनका नाम था बिंदुसार। इनके बाद इनके पुत्र आएंगे जिनका नाम था महान सम्राट अशोक। इनको तो आप सभी जानते हैं। तो ये जो है क्रमवार है। और जो है कौटिल्य के बाद मेगास्थनीज की हम बात कर रहे थे ना, तो मेगास्थनीज के बारे में आप क्या याद रखेंगे? तो मेगास्थनीज जो है ये कहाँ का राजदूत था? तो ये यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज जो है ये एक यूनानी राजदूत था, यूनानी राजदूत था। और ये यूनानी राजदूत जो है किसका था? सेल्यूकस निकेटर का था। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है,
किसका था? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था, जो किसके दरबार में आया था? निकेटर, जो किसके राज दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। ठीक है, इतनी जानकारी आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनबीएफसी, ठीक है, द्वारा नहीं किया जा सकता? तो एनबीएफसी द्वारा जो है कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मांग आधारित जमा स्वीकार करना जो है ये एनबीएफसी का जो है कार्य नहीं है। एनबीएफसी की फुल फॉर्म याद रखना, ये पूछ लिया जाता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, इसकी जो है फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो है नींव रखी? मैक्रो इकोनॉमिक्स आप सभी जानते हैं, जो बच्चे यूपीएससी का एग्जाम देते हैं ना, वो डेफिनेटली जो है कौन सी किताब पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ते हैं। और ये किताब जो है आपको +1 +2 में देखने को मिलेगी। ठीक है, +1 +2 में जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब देखने को मिलेगी। तो ये कौन थे? तो ये थे जॉन मिनार्ड कीनेस थे जो है। ठीक है, 25 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी किताब के जो लेखक थे वो कौन थे? जॉन मिनार्ड कीन्स जो है ये लेखक थे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 में कहा गया महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोधी दर्शाने को कहा था? तो ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोलेट एक्ट के विरोध में जो है महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को जो है कहा था। ठीक है, ये चीज जो है आप याद रखेंगे। उसके बाद जो है ये देसी भाषा प्रेस अधिनियम, यानी कि यहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात हुई है। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये कब आया था? 1878 में पारित किया गया था। ठीक है, 1878 में। और इस 1878 में जो कौन था वायसराय? तो ये लॉर्ड लिटन था। ठीक है, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ। आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ था? तो आर्म्स एक्ट भी जो है लॉर्ड लिटन के समय में ही जो है ये पारित हुआ था। ये भी आप याद रखेंगे, 1878 में ही जो है ये पारित हुआ। ठीक है, ठीक है, 1878 में। लेकिन जो है भारत आज़ाद होने के बाद जो है शस्त्र अधिनियम यानी कि आर्म्स एक्ट जो है भारत की संसद के द्वारा कब पारित किया गया था? 1959 में पारित किया गया था। ठीक है, 1959 में जब जो है ये आर्म्स एक्ट पारित किया गया था तो 1878 के आर्म्स एक्ट को जो है कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, ये चीज़ भी जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये जो रोलेट एक्ट हुआ था ना, इस समय जो है ये वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, चेम्सफोर्ड, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और क्या आप याद रख सकते हैं? अभी के लिए फिलहाल इतनी जानकारी आप याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 बोला गया हरियाणा के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो हरियाणा सबसे पहले हरियाणा के बारे में आप याद रखेंगे। हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा की जो है हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। और जो है वर्तमान में इनके जो सीएम है हरियाणा के कौन हो जाएंगे? तो ये हैं नायाब सिंह सैनी। नायाब सिंह सैनी। ठीक है, कितने जिले हैं हरियाणा में? तो 12 नहीं 22 जिले हैं, माफ कीजिएगा 22 जिले हैं। ठीक है, 22 जिले हैं इसके अंदर। और इसकी राजधानी कौन सी हो जाएगी? कैपिटल हो जाएगी इसकी चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ हो जाएगी। और चंडीगढ़ जो है पंजाब की भी राजधानी है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। 2 स्टेट्स की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की। कौन सी हो जाएगी? चंडीगढ़। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा फतेहाबाद। फतेहाबाद में गांव है गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर, गोरखपुर,
गोरखपुर में ही जो ये प्लांट है परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये फतेहाबाद में है और ये पहला है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये जो इसकी स्थापना है ना, आधारशिला कब रखी थी? आधारशिला 2014 में रखी थी, ठीक है। आधारशिला 2024 में रखी थी और निर्माण जो है 2018 में शुरू हुआ था। इसके कमीशन होने का जो है कब तक आइडिया लगाया गया है? 2028 तक जो है इसको शुरू किया जा सकता है, ऐसा जो है अपडेट्स मिल रही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया भाई, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था? तो 42 वाला था भाई, ये 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ठीक है। इंदिरा गांधी के समय में जो है आपातकाल के दौरान ये करवाया गया था। इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया, भारत में कीमतों में वृद्धि के एवरेज में सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की गणना के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो भारत में कीमतों में वृद्धि के एवरेज में, जब कीमतों में वृद्धि होने लगती है तो इसकी एवरेज में सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले जो महंगाई भत्ता होता है ना, इसकी गणना के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या जो है ये यूज किया जाता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो ये बोधिसत्व की जो अवधारणा है ये किससे संबंध है? तो ये महायान बौद्ध धर्म से जो है संबंध रखती है, ठीक है। महायान बौद्ध धर्म से संबंध रखती है। जैन धर्म की बात करूं तो जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? ऋषभ देव ने की थी, ठीक है, ऋषभ देव ने की थी। इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, आदिनाथ। और ये प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है, प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के तीर्थंकर। और 24वें यानी कि अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे, ठीक है, महावीर स्वामी। ये भी जो है आप याद रखेंगे, महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। उसके बाद हम सिख धर्म की बात करें तो सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो ये सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी, गुरु नानक देव ने की थी। इनका जन्म कब हुआ था? 1469 में इनका जन्म हुआ था तलवंडी में, ठीक है, तलवंडी में जो है इनका जन्म हुआ था। 10 गुरु हुए हैं जो है सिख धर्म में। कितने गुरु हुए हैं? टोटल 10 गुरु हुए हैं, ठीक है। अंतिम कौन से थे? अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी थे, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। ये जानकारी भी आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा गया है? तो भाई विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? तो किसकी शिक्षाओं के संकलन है? तो जो 31 है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के ये संकलन है। गौतम बुद्ध के बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में भी जो है आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो महात्मा बुद्ध है इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर पड़ता है? नेपाल के अंदर पड़ता है, ठीक है। मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, ठीक है, कुशीनगर में, ठीक है। दोनों चीजें आप याद रखेंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 में हुआ था, मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, पिता का नाम शुद्धोधन था। 29 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने घर त्याग कर दिया था और 6 साल की कठोर तपस्या के बाद जो है 35 वर्ष की आयु में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है। इतनी जानकारी आप महात्मा बुद्ध के बारे में याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 में बोला गया 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करना है? तो ये मानधन आएगा भाई यहाँ पे, ठीक है, मानधन। तो ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना थी, ये कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी भाई 5 मार्च 2019 को जो है इस योजना को शुरू किया गया था। और जो है इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका जो लक्ष्य हो जाएगा ये हो जाएगा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को करना, ठीक है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए जो है ये इसका लक्ष्य था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 में क्या कहा गया? उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में जो है प्राप्त
करते हैं। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? तो ये हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो मृत जीवी पोषण जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो उस पोषण का नाम यानी कि जो है मृत जीवी पोषण है उस पोषण का नाम जिसमें जीव अपना पोषण जो है ना, जिसमें जीव जो है मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में जो है प्राप्त करता है। ठीक है, मृत और विघटनशील तो आप समझ रहे हैं ना, मृत यानी कि जो कोई जीव मर गया है, या फिर विघटनशील जो है मिट्टी के अंदर मिल गया है, मर के जो है मिट्टी में मिल गया है, ऐसे जीवों से जो है अपना खाना बनाते हैं। तो वो कौन से होते हैं? तो मृत जीवी पोषण होते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 में कहा गया उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालयों के सही मेल को दर्शाता है। तो सही मेल दर्शाना है भाई, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में, गैट का जिनेवा में, इंटरपोल का वाशिंगटन DC, ESRO का ब्रसल्स में। तो जो है मुख्यालय के सही मेल को दर्शाना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गैट का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? जिनेवा में हो जाएगा। ठीक है, जिनेवा में इसका जो है मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें हम गैट की। गैट की फुल फॉर्म आप जरूर याद रखेंगे, जनरल एग्रीमेंट। जनरल एग्रीमेंट, और क्या हो जाएगा? टैरिफ एंड ट्रेड। टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, टैरिफ एंड ट्रेड ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में, जो है 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हेडक्वार्टर है? जिनेवा में हेडक्वार्टर है। ठीक है, जिनेवा में इसका जो है हेडक्वार्टर हो जाएगा। उसके बाद विश्व व्यापार संगठन की स्थापना छोड़ दीजिएगा, 1 जनवरी 1995 को हुई थी। मतलब ये जो गैट था ना, गैट, इसी को जो है अब किस नाम से जाना जाता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। विश्व जो है विश्व ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को यार हिंदी में क्या कहेंगे? तो जो है इसको हिंदी में कहेंगे भाई विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इंटरपोल की बात करूँ तो इंटरपोल का जो स्थापना है ये कब हुई थी? इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी। ठीक है, 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? फ्रांस के लियोन शहर में हो जाएगा। फ्रांस, फ्रांस में जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, इतनी जानकारी जो है आप इस क्वेश्चन के बारे में रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है बायूकाइन ने इनमें से किसकी होलसेल ट्रेडिंग के लिए पहला भारतीय प्लेटफॉर्म जो है प्रस्तुत किया है? तो ये हो जाएगी क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, बायूकाइन क्या है? ये एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? ये वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती है, बट ये एक जो है एक ऑनलाइन मुद्रा होती है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी जो है एक ऑनलाइन मुद्रा होती है, और इसी के लिए जो है पहला भारतीय प्लेटफॉर्म जो है प्रस्तुत किया गया है। तो ये पहली जो हमारी जो है, हमारी तो क्यों कहेंगे, बिटकॉइन जो है दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। बिटकॉइन का तो नाम आई होप आपने सुना होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने बिटकॉइन का नाम सुना होगा। तो ये कौन सा था? बिटकॉइन जो है पहला क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी है, दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, करेंसी है, ये भी चीज जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जो है इसको किसने बनाया था, चलो ये भी बता ही देता हूं आपको। 2009 में जो है इसको बनाया था सातोशी नाकामोटो ने। सातोशी और नाकामोटो, क्या अजीब सा नाम है यार, बड़ा ही, नाकामोटो। ठीक है, इनके द्वारा जो है 2009 में बिटकॉइन की शुरुआत की गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 में कहा गया है भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो आप सभी जानते हैं भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वारागिरी वेंकट जो है ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। तो भारत के राष्ट्रपति आपको पता होना चाहिए, मैं यहां पे लिख देता हूं, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और क्या हो जाएगा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके बाद कौन बने थे? जाकिर हुसैन।
इसके बाद वारागिरी वेंकटगिरी। वेंकटगिरी, ठीक है। इनके बाद कौन बने थे? तो इनके बाद बने थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। इनके बाद कौन बने थे? नीलम संजीव रेड्डी। संजीव रेड्डी, ठीक है। इनके बाद कौन बने थे? रामास्वामी वेंकटरमण। रामास्वामी, रामास्वामी वेंकट रमन, ठीक है, ये बने थे। इनके बाद कौन बने थे? शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा। इनके बाद कौन बने थे? इनके बाद बने थे कोचरील रमन। कोचरील रमन, कोचरील रमन। और क्या नाम था इनका? फुल नेम था नारायणन, ठीक है, नारायणन ही नाम था, नारायणन, ठीक है, ये इनका नाम था। इनके बाद कौन बने थे? तो इनके बाद जो है एपीजे अब्दुल कलाम बने थे, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, अब्दुल कलाम बने थे। फिर कौन बना था? फिर प्रतिभा पाटिल बनी थी, पहली लेडी थी जो बनी थी, पहली प्रतिभा लेडी थी, प्रतिभा पाटिल थी, पहली लेडी थी जो राष्ट्रपति बनी थी, ठीक है, प्रतिभा पाटिल। इनके बाद कौन बना था? प्रतिभा पाटिल के बाद प्रणब मुखर्जी बना था, प्रणब मुखर्जी, ठीक है। इनके बाद कौन बने हैं? रामनाथ कोविंद बने हैं, रामनाथ कोविंद। और अभी लेटेस्ट कौन चल रही है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। ये कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये 14वें नंबर की है भाई द्रौपदी मुर्मू, ये आप याद रखना। सारे मैंने जो है यहाँ पे बता दिए भाई, देख लेना एक एक करके, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 में क्या कहा गया है? 2014 में शुरू किए गए गंगा स्वच्छता कार्यक्रम का नाम बताइए। तो नमामि गंगे हो जाएगा, ठीक है, नमामि गंगे याद रखना, 2014 में शुरू किया गया था, ठीक है। 2014 में शुरू किया गया गंगा स्वच्छता कार्यक्रम का नाम क्या था? नमामि गंगे, नमामि गंगे था। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 में बोला गया है, 38 में बोला गया है भाई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? बहुत बार ये क्वेश्चन बता चुका हूं। 1935 में, अधिनियम था 1934, ठीक है, अधिनियम कौन सा था? 1934 था, ठीक है। स्थापना कब हुई? 1935 में हुई, स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को हुई, ठीक है। 1935 में हुई, कहाँ पर हुई? कोलकाता में हुई। 1937 में इसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है, मुंबई में इसको स्थानांतरित कर दिया गया। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? भारतीय गवर्नर तो ये थे C.D. देशमुख। कब बने थे? 1943 में बने थे, ठीक है। इतनी जानकारी जो है आप भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में याद रखेंगे। वर्तमान में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? वर्तमान में यानी कि 2025 में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो ये हो जाएंगे भाई 12 हो जाएंगे, ठीक है, 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। 1400 माफ कीजिएगा, 1400 मैं बोल रहा हूँ, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 बैंकों का। उसके बाद जो है दूसरा राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दूसरा राष्ट्रीयकरण जो है 1980 में हुआ था शायद, ठीक है ना, 1980 में ही हुआ था। उस समय कितने बैंकों का जो है हुआ था?
6 बैंकों का जो है और राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, तो इतनी जानकारी जो है आपको इस क्वेश्चन के बारे में होनी चाहिए। आई होप आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे हिसाब से जो है जितनी जानकारी थी मुझे इन क्वेश्चनों के बारे में सारी जो है मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है, बस इतना करना है। और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहना है, लगातार तैयारी करते रहना है, डेली आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन पढ़ लिया और एक दिन छोड़ दिया, ऐसे जो है आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। क्योंकि जो है इस बार आरआरबी के द्वारा जो है वैकेंसी कम निकाली गई है और जो है कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। बहुत ज़्यादा बच्चों ने जो है ये फॉर्म भरे हैं, इसीलिए जो है आप डेली 5 से 6 घंटे जो है आराम से तैयारी कीजिएगा, तभी जो है आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी और आपके जो है CBT 1 के चांसेस जो हैं काफ़ी ब्राइट हो पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है या फिर कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ जो है टेलीग्राम पर बताई जाती है। सारी जितनी भी PDFs होती हैं, जितने भी रिजल्ट्स होते हैं और जितने भी जो है नोटिफिकेशंस होते हैं वो सारे जो है हमारे टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।